हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ हम सभी अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर जो हम आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस यहाँ पर देख रहे हैं, जिसको हिंदी में कला एवं संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ये क्लासेस आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए हो रही हैं और यहाँ पर हम पीटी और मेंस दोनों को कवर करते हैं। मीन्स की आंसर राइटिंग भी आप लोगों के लिए कराई जाती है। कुछ क्वेश्चन है वो आज आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे, उनको आप लिखने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर ऐप पर या फिर आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है या फिर पर्सनली भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो ये लेक्चर नंबर हमारा 10 होने वाला है। इससे पहले अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं वो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये वन बाय वन सभी टॉपिक को कवर करते हुए यहाँ तक आए हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे मंदिर स्थापत्य कला के बारे में। यानी कि मंदिर हैं वो किसी शैली में बनाए जाते हैं, उन शैलियों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आज मेरा फेस आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा होगा, तो उसके लिए आप लोगों से थोड़ा सा माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी अपने गाँव में आ गया हूँ और आप लोगों की क्लासेस हैं वो मिस ना हो इस वजह से विदाउट फेस के, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा सेटअप नहीं लेकर के आ सकते हैं। पूरा कैमरा, ट्राइपॉड, बहुत सारा सेटअप होता है, तो वो सेटअप नहीं ला पाए हैं, जिस कारण यहाँ पर हम कंप्यूटर और जो पेन टैब है वही लेकर के आए हैं, जिसके द्वारा आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आपको डेली क्लासेस मिला करेंगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको फेस के साथ में अभी कुछ दिनों तक क्लासेस नहीं मिलेंगी जब तक हम वहाँ अपने स्टूडियो में नहीं लौट जाते। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर आपको उसी तरह से सब कुछ समझाया जाएगा। देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आप लोग के लिए बता देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जैसा कि डिसाइड किया था, आप लोगों ने इतना यूट्यूब पर सपोर्ट किया, इतने सारा प्यार दिया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट 27 जून से हम आप लोगों को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें एक यूपीपीसीएस और दूसरा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एक बिहार बिहार पीसीएस, और तीसरा जो बैच है वो यूपीपीसीएस यानी कि आईएएस का बैच होने वाला है। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी, डेडिकेटेड वीडियो हमने इस पर बनाई है, जिसमें हमने बताया है कि आपको कैसे जाकर के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। एक फॉर्म फिल करना है, जाकर के कर दीजिए, सैकड़ों लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं, और आप भी जाकर के एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, वहां पर हमने वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम के बारे में दी है। ओके, अधिक जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम पूरा का पूरा जीएस वाला जो सेक्शन होता है, पीटी मीन्स दोनों के लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये प्रोग्राम है, इसकी ड्यूरेशन है वो 1 साल की होने वाली है। देखिए, जो आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही हैं, ये क्लासेस हमारे सेकंड फाउंडेशन बैच और अचीवर बैच में जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है उन लोगों की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अभी किसी कारणवश टेक्निकल रीजन की वजह से एक क्लासेस हम यूट्यूब पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोगों को जो नए मेंबर हैं उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप पर ही टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप लोग वहां पर आपको कुछ कंटेंट मिल जाया करेगा। ओके, जिन लोगों ने टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है वो लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जो सेकंड फाउंडेशन बैच या अचीवर बैच में एडमिशन लिए हैं उनको यहाँ पर पहले तो हम यूट्यूब पर आपको क्लासेस नहीं देते थे, लेकिन अब आपकी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पर चल रही हैं, तो कुछ लोगों के लिए कुछ यहाँ पर सेक्शन क्लासेस के नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो कैसे मिलेंगे आप लोगों के लिए? तो आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्लब आईएएस एस्पिरेंट, ये हमारे चैनल है। यहाँ पर जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप लोगों के मोबाइल में थोड़ा सा इंटरफेस अलग दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है। तो आप लोग यहाँ पर जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट दिखेगी, यहाँ पर अचीवर बैच फॉर आईएएस एंड पीसीएस। इस वाली प्लेलिस्ट में जितनी भी हम वीडियो अभी ले रहे हैं, प्रीवियस वीडियो जितनी भी ले चुके हैं और नेक्स्ट क्लासेस जितनी भी हमारी होंगी अचीवर बैच और सेकंड फाउंडेशन बैच की, उस वो सारी की सारी वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाया करेंगे, तो आपको कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। बस इस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव करके रख लीजिए, जितनी भी नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड आएंगी वो यहाँ पर मिल जाएंगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो 27 जून से जो हमारे 3 बैचेस लॉन्च हो रहे हैं उनकी क्लासेस नहीं है। कुछ लोग मैसेज भी कर रहे थे कि सर आपने क्लासेस स्टार्ट कर दी, लेकिन हम लोग को इन्फॉर्म नहीं किया। आप तो बोले थे कि 27 जून से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो वो 27 जून से ही क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उसके शेड्यूल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। बस ये जो क्लासेस चल रही हैं ये पुराने बैच के जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे अभ्यर्थी हैं, उन लोग ये क्लासेस चल रही हैं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आर्ट एंड कल्चर का। तो इसमें हम लोग देख रहे थे मंदिरों के बारे में। तो देखिए, हम मंदिरों के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मंदिरों की शैली के बारे में देखा था, जिसमें देखिए हम मंदिरों की, ये आपको अभी नोट नहीं करना है, मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कहाँ से आप लोगों के लिए नोट करना है। ये प्रीवियस क्लास का आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। हम लोग देख रहे थे मंदिरों की शैलियों के बारे में। मंदिर है वो किस तरह से बनाए जाते हैं हमारे पूरे भारत में, तो हमारा भारत आपको काफी विशाल देखने को मिलेगा। तो देखिए, इस तरह से आपको भारत देखने को मिलेगा। तो देखिए, इधर हिमालयन रेंज आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर एक विंध्यन रेंज है, और यहाँ पर आपको कृष्णा नदी देखने को मिलेगी। तो देखिए,
जो हमारा उत्तर भारत है, तो पूरे उत्तर भारत में यानी कि हिमालय से लेकर के और इधर जो विंध्यन रेंज है, यहाँ पर जिस शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है उसको हम बोलते हैं नागर शैली के मंदिर। ओके, नागर मंदिरों के नाम से हम जानते हैं, या फिर नागर शैली आप लोग लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं। नागर शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो रीजन है विंध्यन से लेकर के, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कृष्णा नदी तक, यहाँ पर जिस शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है उसको बोलते हैं बेसर शैली के मंदिर। क्या बोलते हैं? बेसर शैली के मंदिर बोलते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, लास्ट में क्या है? कन्याकुमारी, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस कन्याकुमारी तक जिस शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है उसको बोलते हैं हम द्राविड़ शैली के नाम से जानते हैं। द्राविड़ शैली के नाम से जानते हैं। देखिए आज थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पर बेकार आ सकती है क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा स्टूडियो सेटअप नहीं है, मैं सिर्फ एक यहाँ पर तखत पे बैठ के क्लासेस ले रहा हूँ, तो उस तरह से राइटिंग नहीं आ पाएगी जैसी प्रॉपर वहां पर आती है। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए। और आज आप लोगों के लिए फेस भी नहीं दिख रहा होगा, तो विदाउट फेस के आप लोग कुछ दिन 6 से 7 क्लासेस आपको विदाउट फेस की ही मिलने वाली हैं। फिर जब मैं आप फिर से इलाहाबाद चला जाऊंगा तो वहां पर फिर से प्रॉपर आपकी वैसी क्लासेस मिला करेंगी जिस तरह से आप लोगों की होती थी। तो देखिए हम लोगों ने नागर शैली के बारे में बात की थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से इमेजेस दिखा करके बताया था कि नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएं क्या होती हैं, बेसर शैली की मंदिरों की विशेषताएं क्या होती हैं, और द्राविड़ शैली के मंदिरों की विशेषताएं क्या होती हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास देखा है, एकदम आपके दिमाग में इमेजेस बन रही होंगी। तो देखिए हम लोगों ने देखा था, लेकिन नागर शैली है उसमें भी क्षेत्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती है। तो इसी में हम लोग देख रहे थे, खजुराहो के बारे में हम लोग बात कर लिए थे, लेकिन हम यहाँ पर बात करने जा रहे थे उड़ीसा या फिर कलिंग, जो कलिंग मंदिर शैली है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे थे। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या डालना है? उड़ीसा, या यहाँ से आप लोगों के लिए नोट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ से आप लोगों के लिए नोट करना है, तो हेडिंग डालिए आप लोग उड़ीसा या कलिंग मंदिर, जो कलिंग मंदिर शैली, कलिंग मंदिर शैली, ये आप लोगों के लिए हेडिंग डालना है, यहाँ से नोट करना है। और जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो लगभग में 28 पेज छोड़ करके नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो 28 पेज आप लोग स्किप कर दीजिए और फिर आपका जो भी क्लासेस छूट गया वो आप लोग जाकर के नोट कर लीजिएगा। देखिए उड़ीसा आप लोग जानते हैं, लोकेशन जानते हैं, तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा डी नोट कर लेना है। इस तरह से देखिए नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। तो देखिए ये भारत का एक छोटा सा मैप बना लीजिए इस तरह से। तो देखिए ये इंडिया है, और इंडिया में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरह से उड़ीसा। ओके, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से उड़ीसा देखने को मिलेगा। तो ये उड़ीसा वाला जो रीजन है ना, इसी रीजन में जिस शैली में मंदिर बनाए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं कलिंग शैली के मंदिर। ओके, ये क्या आपको देखने को मिलेगा? उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जिस शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है उसी को बोलते हैं कलिंग शैली के मंदिर बोलते हैं। ओके, ये किस शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? तो गंग वंश के जो शासक थे, गंग वंशीय, आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो एक छोटा सा नोट कर लीजिए। गंग वंशीय, गंग वंशीय शासकों के द्वारा, शासकों के द्वारा यहाँ पर कलिंग शैली में मंदिरों का निर्माण किया था। ये भी एक तरह की नागर शैली ही है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि हम लेक्चर नंबर आपको 9 में बताए थे, बहुत अच्छे से डिस्कशन किए थे वहां पर, तो आप लोग सब कुछ जानते होंगे। वहां पर हम क्लासिफिकेशन करके एक हम सिनॉप्सिस आप लोगों को बनवाए थे, तो आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो देखिए उड़ीसा में 3 जगह पर मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे, 3 जगह पर मंदिरों का संकेंद्रण देखने को मिलेगा। 3 प्रमुख जगह हैं। तो देखिए एक आपको देखिए यहाँ पर पुरी देखने को मिलेगी। पुरी कहाँ पर है? तो देखिए विकासापत्तनम यहाँ पर आपको देख, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, आप लोगों के लिए मैपिंग में पढ़ाई भी थे। तो विकासापत्तनम से आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको पुरी देखने को मिलेगा, और पुरी से थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो आपको भुवनेश्वर देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा इसके राइट में जाएंगे, मतलब एक ही जगह है, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, यहाँ पर ही आपको जो कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा, जो रथ पर बना हुआ है एक तरह से। आपको उसमें 4 भील भी देखने को मिलेगी। अभी आप लोगों के लिए मैप भी दिखाया जाएगा, और बहुत अच्छी इस पर मूर्तियां भी बनाई जाती है। तो देख लीजिए यहाँ पर नंबर 1 भुवनेश्वर में आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, और भुवनेश्वर में भी
तीन मंदिर मुख्य आपको देखने को मिलेंगे। एक लिंगराज का मंदिर, आपको ये सब कुछ नोट करना है। ओके, लिंगराज का मंदिर, ओके, लिंगराज का मंदिर। अगर आप इनकी इमेजेस देखना चाहते हैं तो आपको कुछ मंदिरों की हम आपको इमेजेस दिखा देंगे, और कुछ मंदिरों की जाकर के आप भी देख लीजिएगा नेट पर सर्च करके। ओके, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा परशुराम का मंदिर, परशु रामेश्वर का मंदिर, रामेश्वर का मंदिर, और आपको तीसरा देखने को मिलेगा मुक्तेश्वर का मंदिर, मुक्तेश्वर का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह से एक और लोकेशन है यहाँ पर उड़ीसा में, पुरी। ओके, जिन लोगों ने मैप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा उनको लोकेशन ध्यान आ रही होगी, पुरी। तो पुरी में जो मंदिर है बहुत ज्यादा फेमस है, वो है जगन्नाथ का मंदिर। ओके, जगन्नाथ का मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर। देखिए आज राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप लोगों को अभी बताए थे यहाँ पर हम इसी तरह से तख्त पे अभी बैठ करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो उस तरह से सारी सेटिंग नहीं हो पाई है ठीक से। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा कोणार्क का मंदिर, कोणार्क का मंदिर। तो कोणार्क में आपको सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। कौन सा? सूर्य मंदिर। ओके, तो देखिए आपको एक बार इमेजेस दिखा देते हैं और इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो जल्दी से नोट करिए। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से मंदिर बने होते हैं, तो आज आपको यहाँ पे एक छोटा सा खाका बना लेना है। तो देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये जिसमें गर्भगृह होता है, तो जो मेन मंदिर होता है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कुछ। तो देखिए, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गर्भगृह। ओके, ये क्या है? गर्भगृह। छोटा सा आप लोग नोट कर लीजिए, गर्भगृह। और देखिए यहाँ पर इस तरह से, देखिए अब आपको नागर शहरी की विशेषताएं बताए थे, तो नागर शहरी किस तरह से रेखीय नुमा होता है ना, इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा मंदिर। और इस मंदिर के शिखर पर आपको आमलक देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से जो आमलक बना हुआ होता है। ओके, इस तरह से कुछ आमलक होता है, तो वो आमलक भी आपको देखने को मिलेगा। और आमलक के ऊपर कलश भी इस तरह से बना हुआ होता है। ओके, इस तरह से कुछ कलश बना हुआ होता है। तो देखिए ये क्या है? ये आमलक है, आप लोग नोट कर लीजिए, आमलक है। और आमलक के ऊपर इस तरह से आपको एक कलश देखने को मिलेगा। और हम सभी नॉर्थ इंडिया में ही रहते हैं, तो हम लोगों को कुछ इस तरह के मंदिर देखने को मिलेंगे, तो हम लोगों को इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे जो जुड़े हुए हैं अगर साउथ से, तो उन लोगों के लिए कुछ इस तरह के मंदिर ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, लेकिन जो लोग उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से और छत्तीसगढ़ वाले रीजन से जुड़े हैं हम लोगों से, तो वो लोग इस शैली में बहुत सारे मंदिर देखने को उन लोगों को मिलेंगे। तो ये देखिए नागर शैली के मंदिर है, तो इसकी मैक्सिमम जो विशेषताएं हैं वो आपको नागर शैली की तरह ही देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, और फिर इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा इसके सामने बहुत सारे मंडप होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था महामंडप। महामंडप को यहाँ पर जगमोहन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जग मोहन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी हम लोग इसको महामंडप पहले बोलते थे, लेकिन इसको जग मंडप बोलते हैं। और जग मंडप के बाद में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा भोग मंडप। जैसे हम लोगों ने देखा था महामंडप, अर्ध मंडप, और अर्ध मंडप को ही एक तरह से यहाँ पर भोग मंडप बोला जाता है। बस इसके नाम क्या है, स्थानीय नाम क्या है, चेंज कर दिए गए। और इसी तरह से यहाँ पर जो गर्भगृह है ना, गर्भगृह के लिए यहाँ पर देउल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देउल बोलते हैं। तो देखिए गर्भगृह है, गर्भगृह को ही यहाँ पर स्थानीय भाषा में देउल बोला जाता है। और इस देउल को भी आपको देखने को मिलेगा अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इस गर्भगृह को कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि रेखा देउल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेखा देउल बोला जाता है। और कहीं पर आपको देखने को मिलेगा पीड़ा देउल बोला जाता है, पीड़ा देउल बोला जाता है। और तीसरा इसको आपको देखने को मिलेगा खाकर देउल बोला जाता है। ओके, तो स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। और जितनी नागर मंदिरों की जो विशेषताएं होती हैं वो सेम आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये मंदिर है ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं। इनका जो शिखर होता है वो आपको रेखीय देखने को मिलेगा, और सर्वोच्च भाग पर आमलक जैसी संरचना होती है, और आमलक के ऊपर कलश जैसी संरचना आपको सेम देखने को मिलेगी। ओके, तो ये क्या होते हैं? यही ये मंदिर की संरचना है। चलिए आप लोगों के लिए एक इमेज भी दिखा देते हैं। ओके, एक सेकंड आप लोग यहाँ पर रुकिएगा, आप लोगों के लिए इमेज भी दिखा देते हैं यहाँ पर।
अगर हमने यहाँ पर कोई इमेज रखी होगी तो आप लोगों के लिए दिखाते हैं। ये देखिए एक मिल गया है मंदिर। ये देखिए उड़ीसा का लिंगराज मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ओके, कौन सा है? उड़ीसा का लिंगराज मंदिर। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखा पाए। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए इस तरह से ही मंदिर होते हैं। देखिए आपको देखिए सर्वोच्च भाग पर इस तरह से आपको कलश देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए फिर उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की संरचना है, आमलक तरह की संरचना है। और देखिए ये कैसा है, इस तरह से आपको रेखीय देखने को मिलेगा। ओके, इस तरह से। और यहाँ पर आपको जो महामंडप और अर्धमंडप वाली संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी, जिसको यहाँ पर जगमोहन और भोग मंडप के नाम से कुछ जानते हैं। ओके, तो देखिए ये लिंगराज का मंदिर है। तो इस तरह से लिंगराज का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग कभी यहाँ पर घूमने भी जाएंगे तो आप लोग वहां पर जाकर के देख भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। जो उड़ीसा या फिर कलिंग मंदिर की जो विशेषताएं हैं तो उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मीन्स का भी क्वेश्चन आता है तो मीन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर नोट कर लीजिए विशेषताएं। ओके, तो देखिए पहले की तरह हम जैसे आपको लिखाते थे तो अभी भी हम उसी तरह से नोट करेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपको पॉइंट फॉर्म में यहाँ पर नोट कर लेना है। तो पॉइंट नंबर 1 आप लोग नोट कर लीजिए कि उड़ीसा के मंदिर गंग शासकों द्वारा उड़ीसा के मंदिर गंग शासकों के द्वारा गंग शासकों के द्वारा पूर्व मध्यकाल में बनवाए गए थे। पूर्व मध्यकाल में बनवाए गए थे। पूर्व मध्यकाल में बनवाए गए थे। थोड़ा सा स्पीड से नोट करिए। देखिए लाइट नहीं आ रही है। मैं बैटरी बैकअप पर ही यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो 1 घंटे की क्लासेस ही मैं मैक्सिमम यहाँ पर ले पाऊंगा, क्योंकि जो बैकअप दिखा रहा था 1 घंटे 40 मिनट का दिखा रहा था। और जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो लगभग में 40 से 46 मिनट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ओबीएस काफी ज्यादा बैटरी लेने लगता है। ओके, तो थोड़ा सा तेज लिखिएगा। ओके, तो पूर्व मध्यकाल में बनवाए गए थे। उड़ीसा या फिर कलिंग शैली उड़ीसा या कलिंग शैली के मंदिर मुख्य रूप से तीन केंद्रों जिसमें एक आपको देखने को मिलेगा पुरी कौमा कोणार्क पुरी कोणार्क कौमा भुवनेश्वर भुवनेश्वर में संकेंद्रित हैं। भुवनेश्वर में संकेंद्रित हैं। देखिए जो हार्ड वर्ड है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, तो आप लोग डिनोट कर लीजिए। ओके, संकेंद्रित हैं, भुवनेश्वर में संकेंद्रित हैं। ओके, दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए लिखना है, उड़ीसा के मंदिरों का निर्माण उड़ीसा के मंदिरों का निर्माण उड़ीसा के मंदिरों का निर्माण उड़ीसा में उपलब्ध ग्रेनाइट उड़ीसा में उपलब्ध ग्रेनाइट तथा स्लेटी पत्थरों लिख लीजिए। ओके, स्लेटी पत्थरों के द्वारा किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जब मंदिरों का निर्माण किया जाएगा तो यहाँ की स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। और आप लोग देखेंगे उड़ीसा में ग्रेनाइट चट्टानें बहुलता में पाई जाती हैं, सिलेटी पत्थर भी वहां पर बहुलता में पाए जाते हैं। तो जिस कारण इन पत्थरों का यहाँ पर उपयोग भी किया गया है। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आप लोग इसको और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो देखिए जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा है वो लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है वो लोग अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को परेशानी होने, क्लासेस आपकी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट जल्द ही होने वाली है। तो वहां पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर कराया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग नोट करिए, स्लेटी पत्थरों के द्वारा किया गया है। स्लेटी पत्थरों के द्वारा किया गया है। ओके, थर्ड पॉइंट नोट करिए, उड़ीसा शैली के मुख्य मंदिरों में उड़ीसा शैली के मुख्य मंदिरों में भुवनेश्वर के
लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर, कौमा परशुरामेश्वर का मंदिर, परशुरामेश्वर का मंदिर, एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इसी तरह से पुरी का भी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो आपको ऊपर नोट कराए थे, तो आप लोग वो भी नोट कर लीजिए, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यादि प्रमुख हैं, यादि प्रमुख हैं, यादि प्रमुख हैं। ओके, इसी तरह से आपको चौथा पॉइंट आपको नोट करना है, उड़ीसा मंदिरों का स्थापत्य नागर विशेषताओं में बना है। उड़ीसा मंदिरों का स्थापत्य नागर मंदिरों में बना है, नागर मंदिरों में बना है। ओके, तो नागर शैली की जितनी भी हम यहाँ पर विशेषताएं लिखी हैं वो सब आप लोगों के लिए नागर विशेषताएं लिख देना है। तो नागर मंदिरों की विशेषताएं आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम आपको बताए थे कि ये मंदिर जो हैं वो ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, इनका गर्भगृह होता है वो वर्गाकार होता है, और इनका जो शिखर आपको देखने को मिलेगा वो रेखीय बनाया जाता है, और सर्वोच्च भाग पर आमलक होता है, और आमलक के ऊपर आपको कलश देखने को मिलेगा, और सामने आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर महामंडप और अर्धमंडप जैसी संरचनाएं बनाई जाती हैं, और यहाँ पर बहुलता में स्तंभों का उपयोग नहीं किया जाता है, चार दीवारी आपको नहीं देखने को मिलेगी, और साथ में कुछ मंदिर होते हैं वो पंचायतन शैली में भी बनाए जाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हम पहले ही आप लोगों के लिए नोट करा चुके हैं। ओके, इसी तरह से पांचवा पॉइंट आप लोगों के लिए नोट करना है, तो देखिए जब आप लोग मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर नागर शैली की जितनी भी विशेषताएं हैं वो उड़ीसा या फिर कलिंग मंदिर के बारे में जब क्वेश्चन करेगा तो आपको सारी की सारी विशेषताएं लिख देनी है, हम बार बार नोट कराएंगे तो बार बार बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो पहले ही आप लोगों के लिए इसीलिए पढ़ा चुके हैं। तो पांचवा पॉइंट आप लोगों के लिए नोट करना है कि उड़ीसा के मंदिरों के विभिन्न कक्षों को स्थानीय नामों से जाना जाता है। विभिन्न कक्षों को स्थानीय नामों से जाना जाता है, स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि गर्भगृह को यहाँ पर देउल बोलते हैं, जैसे कि आपको हम यहाँ पर बताए थे, तो लिखिए यहाँ गर्भगृह को देउल बोला जाता है, गर्भगृह को देउल बोला जाता है, और सामने के मंडपों को जगमोहन तथा भोग मंडप के नाम से जाना जाता है, ओके। इसी तरह से देखिए अभी हम लोगों ने उड़ीसा की जो नागर शैली के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, वहां पर स्थानीय प्रभावों को थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि गुजरात या चालुक्य सोलंकी मंदिर, क्योंकि चालुक्य जो शासक थे, ओके, चालुक्य जो शासक थे, तो चाणक्य सोलंकी के नेतृत्व में, चालुक्य सोलंकी के नेतृत्व में मंदिरों का निर्माण किया गया, तो इसी वजह से ये उनके नाम पर भी इस शैली को जाना जाता है। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ के मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं, तो यहाँ के मुख्य मंदिर हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1, यहाँ के मुख्य
मंदिर। तो देखिए ये लोकेशन कहाँ पर है, तो इस तरह से अगर आप भारत का अपना मैप देखेंगे, जो प्यारा भारत है अपना, ओके, तो देखिए जो ए रीजन है, आपको आपको ये रीजन देखने को मिलेगा। तो इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि जिस शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है उसे हम जानते हैं गुजरात या फिर चालुक्य सोलंकी मंदिर शैली के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो प्रमुख मंदिरों के बारे में अगर हम बात करें तो वो निम्न है। कौन कौन सा बहुत ज्यादा फेमस है तो नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि सोमनाथ का मंदिर, देखिए सोमनाथ का मंदिर है वो प्रथम आपको ज्योतिर्लिंग के नाम से भी इसको जानते हैं, प्रथम ज्योतिर्लिंग के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्टोरी है, अभी आप लोगों के लिए सुनाते हैं, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आपको इसकी एक स्टोरी सुनाते हैं। ओके, दूसरा आपको देखने को मिलेगा रुद्र मल का मंदिर, रुद्र मल का मंदिर, मल का मंदिर। देखिए ये आपको देखने को मिलेगा सिद्धपुर में, सिद्धपुर में आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा अनहिल बाड़ का मंदिर, आपको देखने को मिलेगा अनहिल बाड़ का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा मोडेरा का मंदिर, मोडेरा का मंदिर, और इसको सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं, मोडेरा का सूर्य मंदिर, मोडेरा का सूर्य मंदिर। ओके, ये देखिए थोड़ा सा मंदिर यहाँ पर गलत लिख गया, मतलब गलत नहीं, वो थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो गई थी, मंदिर। ओके, इसी तरह से आपको एक देखने को मिलेगा यहाँ पर जैन मंदिर, जैन मंदिर। और जैन मंदिरों में यहाँ पर मुख्य रूप से दो लोगों के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, एक आदिनाश का, आदिनाश का, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा पार्श्वनाथ का। आदिनाश और पार्श्वनाथ हैं, ओके, वो तीर्थंकर थे, उन्हीं के यहाँ पर आपको मुख्य रूप से दो मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए सोमनाथ का मंदिर है वो आप लोगों के लिए एक मिनट दिखाते हैं, सोमनाथ का मंदिर, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा। ये देखिए सोमनाथ का मंदिर है, ये देखिए सोमनाथ का मंदिर है। देखिए सोमनाथ का मंदिर है, ये इसको ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर प्रथम, जैसे भारत में आपको 12 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलेंगे, उसी तरह से यहाँ पर आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी स्टोरी क्या है, इसको प्रथम ज्योतिर्लिंग क्यों बोलते हैं, चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, तो वो भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए ये राजा आपको दक्ष देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर राजा आपको दक्ष देखने को मिलेंगे, ये राजा दक्ष थे। तो इन राजा दक्ष की आपको बहुत सारी बेटियां देखने को मिलेंगी, जिनमें से 27 बेटियों की शादी इन्होंने सूर्यदेव से करा दी। ओके, अब देखिए यहाँ पर सूर्यदेव का हमारे पास में फोटो नहीं है, लेकिन सूर्यदेव नहीं, सॉरी, चंद्रमा से कराई थी। ओके, तो चंद्रदेव से अपनी 27 बेटियों की शादी करा दी, लेकिन जो चंद्रमा थे वो सिर्फ एक से, जो रोहिणी नामक इनकी जो एक बेटी थी, तो उन्हीं से ज्यादा प्रेम करते थे और बाकियों से प्रेम नहीं करते थे। तो जिस कारण यहाँ पर और सारी जो बेटियां थी वो अपने पिताजी के पास आई और पिताजी से बोली कि जो चंद्रदेव हैं वो सिर्फ रोहिणी को प्यार करते हैं और हमको प्यार नहीं करते हैं। तो राजा दक्ष हैं वो चंदा मामा थे, उनको समझाने चले गए। ओके, जो चंद्रमा है ना, तो उनके लिए यहाँ पर समझाने चलेगी कि आप हमारी और बेटियों की का ध्यान क्यों नहीं रखते, उनको प्यार क्यों नहीं करते। तो राजा दक्ष ने इनको समझाया, तो राजा दक्ष है वो लौट करके चले आए, लेकिन जो चंद्रमा थे वो नहीं माने, वो अपनी रोहिणी को ही ज्यादा प्यार करते रहे और इनकी जो पुत्रियां थी उनको प्यार नहीं करते थे। तो फिर से पुत्रियां गई और फिर से उन्होंने अपने पापा से शिकायत लगाई कि वो नहीं मानते हैं, वो सिर्फ केवल रोहिणी है उसी को ज्यादा प्यार करते हैं, हम लोगों के लिए ज्यादा प्यार नहीं करते। राजा दक्ष हैं वो फिर से समझाने के लिए आए और दोबारा समझाने के लिए आए, ऐसा कई बार करने के बाद राजा दक्ष हैं वो क्रोधित हो गए। और राजा दक्ष हैं वो बहुत ज्यादा ज्ञानी माने जाते थे, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि जो शिव हैं, शिव बहुत बहुत ज्यादा ज्ञानी आपको देखने को मिलेंगे, उसी तरह से राजा दक्ष भी बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। और इन्होंने फिर क्रोध में आकर के चंद्रमा के लिए यहाँ पर अभिशाप दे दिया था, और अभिशाप दे दिया था कि आप अंधकार में चले जाइए, आप पर ग्रहण लग जाएगा। तो इस तरह से
जो चंद्रमा था वो उस श्रापित होने के कारण अंधकार में चला गया, और जब अंधकार में चला गया तो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, क्योंकि हर जगह अंधेरा अंधेरा ही हो गया और सारी चीजें त्रस्त भ्रस्त होने लगी। तो सारे देवी देवता हैं वो इकट्ठे हुए और चंद्रमा के पास में गए कि भाई क्या हुआ ऐसा, पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसा बात हुआ था और राजा दक्ष ने हमारे को यहाँ पर अभिशापित कर दिया है। तो देखिए सभी लोग फिर ब्रह्मा के पास जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे ब्रह्मा का भी हमारे पास फोटो नहीं है, तो मान लीजिए ये ब्रह्मा है, तो भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इस श्राप से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो ब्रह्मा कहते हैं इसका तोड़ हमारे पास नहीं है। तो चंद्रमा और सभी जितने भी देवता थे वो जाते हैं, ब्रह्मा बताते हैं सबसे पहले कि इसका जो तोड़ है वो सिर्फ और सिर्फ शिव के पास में है। किसके पास में? शिव के पास में है, और शिव ही इस अभिशाप से मुक्त कर सकते हैं अगर आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको जप करना पड़ेगा उनका। ओके, तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले एक जो दिव्य दृष्टि होती है, मतलब एक तरह से जहां पर प्रकाश होता है वहां पर जाना पड़ेगा, और जाकर के आपको एक मंत्र है उसका जाप करना पड़ेगा, जिससे अगर शंकर जी हैं वो अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आपके लिए इस श्राप से मुक्त कर देंगे। तो सारे देवी देवता और जो चंद्रमा थे वो भी जाते हैं और यहाँ पर जो वो मंत्र होता है उसका जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। और वो कौन सी जगह चुनी जाती है? तो जो जगह चुनी जाती है वो गुजरात के यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, जो सोमनाथ का मंदिर जहाँ पर है वहां पर ही सारी देवी देवता आकर के इस जगह को चुनते हैं और फिर यहाँ पर आकर के वो जप करते हैं। तो यहाँ पर 10 करोड़ बार वो इस मंत्र को जाप करते हैं, और उस मंत्र को जाप करने के बाद में शंकर जी हैं वो काफी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो वहां पर प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद में वो उनके लिए यहाँ पर इस श्राप से मुक्त करते हैं। लेकिन श्राप को मुक्त करने से पहले वो कहते हैं कि मैं आपको इस श्राप से पूर्णतः मुक्त तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये राजा दक्ष के द्वारा दिया गया है, लेकिन मैं आपको इससे मुक्त होने के लिए आपको जो एक पक्ष होता है उसमें आप घटेंगे और एक पक्ष होगा उसमें आप बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग देखते हैं 15 दिन में जो चंद्रमा होता है वो हल्की हल्की घटता चला जाता है, और फिर 15 दिन के बाद चंद्रमा हल्की हल्की पूरा होता है और पूर्ण हो जाता है, जिसको हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो ये स्टोरी उससे लिंक की जाती है एक तरह से। ओके, लेकिन हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो अलग है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से कहानी बताई गई है। ओके, तो यहाँ पर जो शिव थे वो काफी ज्यादा प्रसन्न हो गए थे, और ज्यादा प्रसन्न होने के कारण वो यहाँ पर ही विराजमान हो गए थे इस जगह पर। जो यहाँ पर वर्तमान में जो मंदिर बना हुआ है ना, इसी मंदिर में जहां पर वो विराजमान हो गए थे, तो प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर वो एक तरह से स्थापित हो गए थे। ओके, तो यहाँ पर जो गर्भगृह इस मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का जो गर्भगृह देखने को मिलेगा, तो वहां पर ही माना जाता है कि शंकर जी सबसे पहले विराजमान हो गए थे। तो इसीलिए इसको प्रथम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी छोटी सी स्टोरी है। तो आप लोग भी अपनी पत्नियों से बराबर प्यार करिएगा, वरना ससुर जी का कहर ढाने के लिए हम लोग तैयार रहिएगा। ओके, तो एक तो एक मजाक की बात थी, लेकिन आप लोग इसकी स्टोरी समझ गए होंगे, और ये सोमनाथ का मंदिर है वो भी आप लोगों ने देख लिया। ओके, चलिए हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और इसका निर्माण जो चालुक्य सोलंकी के नेतृत्व में जो मंदिरों का निर्माण किया गया वो आपको देखने को मिलेगा पूर्व मध्यकाल में निर्माण किया गया। इसका जो निर्माण है वो आपको मुख्यतः पूर्व मध्यकाल में 700 से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में यहाँ पर निर्माण हुआ था। इस शैली में इस मतलब चालुक्य सोलंकी शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि इन मंदिरों की विशेषताएं क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट चीजें देख करके आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से लिख देंगे, तो पॉइंट फॉर्म में लिखिएगा, नोट करिएगा आप लोग यहाँ पर कि चबूतरा आयताकार ना होकर गोलाकार होता है। इसकी प्रमुख विशेषता आपको यही देखने को मिलेगी कि देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि नागर शैली के जितने भी मंदिर थे उनमें जो गर्भगृह होता था वो वर्गाकार या आयताकार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो चबूतरा होता है, सॉरी गर्भगृह नहीं चबूतरा, ओके, वो चबूतरा आपको गोलाकार देखने को मिलेगा। ओके, जो चबूतरा जिस चबूतरे पर मंदिर का निर्माण किया जाता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, वो क्या होता था? आयताकार होता था।
लेकिन अब वो आयताकार ना होकर के वृत्ताकार होता है, मतलब आपको गोलाकार यहाँ पर चबूतरा देखने को मिलेगा। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो आपको नंबर 1 नोट करना है कि चबूतरा आयताकार ना होकर, चबूतरा चबूतरा आयताकार ना होकर, चबूतरा आयताकार ना होकर, आयताकार ना होकर गोलाकार बनाया गया है, गोलाकार बनाया गया है। ओके। दूसरा आप लोगों के लिए नोट करना है कि यहाँ मंडपों में स्तंभों का काफी प्रयोग किया गया है। यहाँ मंडपों में, जैसे कि हम लोग देखिए जो द्राविड़ शैली है उसमें स्तंभों का ज्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन नागर शैली में जो गुजरात में मंदिर आपको देखने को मिलेंगे वहां पर स्तंभ बहुसंख्यक में देखने को मिलेंगे। तो मंडपों में यहाँ मंडपों में स्तंभों का काफी प्रयोग किया गया है। यहाँ मंडपों में स्तंभों का काफी उपयोग किया गया है, काफी उपयोग किया गया है। तीसरा पॉइंट नोट करिए, सभी नागर विशेषताओं को लिखिए, सभी नागर विशेषताओं को लिखिए, क्योंकि ये नागर शैली में मंदिर बनाए जाते हैं। तो आपको चबूतरा सिर्फ गोलाकार लिखना है, और जो हमने आपको जितनी भी विशेषताएं आपको लिखाई थी ऊपर, वो सभी लिख देनी है। जैसे कि इसका गर्भगृह है वो आपको वर्गाकार देखने को मिलेगा, शिखर है वो रेखीय देखने को मिलेगा। ओके। और ऊपर आपको आम्ल का कलश देखने को मिलेगा, और फिर इसके सामने बहुत सारे मंडप होते हैं, महामंडप, अर्धमंडप होते हैं। ओके। बस आपको अंतर इतना ही देखने को मिलेगा कि जो मंडप बनाए जाते हैं उसमें स्तंभों का उपयोग ज्यादा किया जाता है। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने यहाँ पर आपको दिखा दी। ओके। और यहाँ के शिखर को स्थानीय भाषा में, चौथा पॉइंट आप लोग नोट करिए, यहाँ के शिखर को स्थानीय भाषा में मोंडोहा बोलते हैं, मोंडोहा बोलते हैं। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मोन्डोबर। ओके। मोन्डोबर भी इसको बोलते हैं। ओके। तो कहीं कहीं मोन्डोबर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके। मोन्डोहा या मोन्डोबर कहा जाता है, कहा जाता है। ओके। इसी तरह से राजस्थान के भी मंदिरों की हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए। ओके। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कि राजस्थान या फिर चालुक्य सोलंकी के मंदिर, चालुक्य सोलंकी के मंदिर, सोलंकी के मंदिर। ओके। इनका भी निर्माण आपको 700 से 1200 ईस्वी के बीच में आपको देखने को मिलेगा, पूर्व मध्यकाल में। ओके। और यहाँ पर आपको दो समूह में प्रमुख मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो मंदिर हैं वो मुख्यतः दो समूहों में बनाए गए हैं। तो नोट कर लीजिए, दो यहाँ दो मंदिर समूह हैं। मुख्यतः आपको यहाँ पर जो मंदिर देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, मुख्यतः जो मंदिर आपको देखने को मिलेंगे वो जैन मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, मुख्यतः जैन मंदिर देखने को मिलेंगे। और जो चालुक्य सोलंकी शासकों के द्वारा बनाए गए थे, जो चालुक्य सोलंकी शासकों के द्वारा बनाए गए थे। ओके। देखिए अगर इसमें हम बात करें, एक तो जो समूह है वो आपको माउंट आबू का देखने को मिलेगा, माउंट आबू मंदिर समूह, माउंट आबू मंदिर समूह। ओके। और इसी तरह से आपको जो दूसरा समूह आपको देखने को मिलेगा वो है दिलबाड़ा मंदिर समूह। देखिए दिलबाड़ा, वो वाला दिलबाड़ा मत समझ लीजिए। ओके। जो दिल वाले मूवी आप लोग देखे होंगे वो नहीं, ये दिलबाड़ा है। ओके। ये लोकेशन आपको ज्योग्राफी में पढ़ाई भी थी। ओके। जब हम आपको संसाधनों के बारे में पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए माउंट आबू के जो मंदिर समूह है उसमें आपको एक आदिनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा। कौन सा?
आदिनाथ का मंदिर, आदिनाथ का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको पार्श्वनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा, पार्श्वनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह से अगर हम दिलवाड़ा मंदिर समूह की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पहला देखने को मिलेगा नेबीनाथ का मंदिर, नेबीनाथ का मंदिर, नाथ का मंदिर। और दूसरा आपको पार्श्वनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा, ये जैन मंदिर है। ओके, और इधर देखिए पार्श्वनाथ का इधर भी आपको मंदिर देखने को मिलेगा। और दिलवाड़ा मंदिर समूह में भी पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, पार्श्वनाथ का मंदिर यहाँ पर प्रमुख मंदिरों में से एक है। ओके, वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन ये चार आपको मुख्यतः आपको ध्यान रखने हैं। चलिए हम लोग विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए ये राजस्थान में है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान में। और आप लोग जानते हैं राजस्थान में ज्योग्राफी में हम आपको पढ़ाए थे कि संगमरमर की अधिकता है। देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। ओके, और राजस्थान के जस्ट नीचे इस वाले रीजन में हम अभी बात करी थी गुजरात की। तो देखिए यहाँ यहाँ पर भी चालुक्य सोलंकी के शासकों के द्वारा ही मंदिरों का निर्माण किया गया, लेकिन यहाँ पर किसकी अधिकता थी, इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी संगमरमर। जो संगमरमर जो आप लोग घरों में टाइल्स लगवाते हैं उसी के लिए एक तरह से संगमरमर बोलते हैं। ओके, तो देखिए संगमरमर की चट्टानों की अधिकता थी, तो संगमरमर की चट्टानों को भी काट करके यहाँ पर इन मंदिरों का निर्माण किया गया। ओके, तो स्थानीय सामग्री का यहाँ पर बहुलता में यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो चलिए आप लोग विशेषताओं के बारे में लिख लीजिए कि नंबर 1, यहाँ के मंदिरों का निर्माण स्थानीय सामग्री के उपयोग से, यहाँ के मंदिरों का निर्माण, यहाँ के मंदिरों का निर्माण, यहाँ के मंदिरों का निर्माण स्थानीय सामग्री के उपयोग से किया गया है, स्थानीय सामग्री के उपयोग से किया गया है। यहाँ संगमरमर का बहुतायत प्रयोग किया गया है, बहुतायत उपयोग किया गया है। यहाँ संगमरमर का बहुतायत उपयोग किया गया है। ओके, दूसरा आप लोगों के लिए नोट करना है, यहाँ पर देखिए ये मंदिर है, ये भी नागर शैली के ही मंदिर है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर थोड़ी सी विशेषताएं अलग हैं तो इसलिए हम लोग अलग देख रहे हैं, लेकिन इसकी मुख्यतः विशेषताएं वो नागर शैली की तरह ही देखने को मिलेगी। तो जो भी वहां पर विशेषताएं मुख्यतः आपको लिखाई थी वो सभी लिख देनी है। तो आपको लिखना है नागर शैली की सभी विशेषताएं, नागर शैली की, नागर शैली की, नागर शैली की सभी विशेषताएं, नागर शैली की सभी विशेषताएं। विस्तार से आप लोग वर्णन कर दीजिएगा अगर आपको आप लोगों से मेंस में क्वेश्चन अगर पूछता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस। ओके, इसी तरह से आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, राजस्थान के मंदिरों में, राजस्थान के मंदिरों में अलंकरण पक्ष का अलंकरण पक्ष पर, राजस्थान के मंदिरों में अलंकरण पक्ष पर काफी जोर दिया गया है, काफी जोर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो शिल्पकार थे, जैसे कि जो सोने पर कारीगरी की जाती है उसी तरह से बहुत ही बारीक, बहुत ही महीन यहाँ पर अलंकरण किया गया है। ओके, जैसे कि स्त्रियों के केश विन्यास, उनकी साड़ी की जो पतली पतली लेयर्स होती हैं उनको भी बहुत अच्छे से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि उनके केस को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया, उनके केस की जो जुल्फे होती हैं, लटाएं होती हैं, उनको भी स्पेशली यहाँ पर फोकस किया गया है। ओके, और इसी तरह से जो बीड़ा होता है, वाद्य यंत्र होते हैं, ढोलक होता है, इन सभी को बनाने में बहुत ही बारीकी का उपयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर हमारे पास में वो इमेज नहीं है, आप लोग जाकर के एक बार खुद से भी देख लेना। जैसे हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, अगर हमारे पास में कुछ होगा थोड़ा बहुत। देखिए वैसे सूर्य मंदिर का है, देखिए सूर्य मंदिर है, ये आपको दिखा देते हैं, वहां पर हम दिखाना भूल गए थे, इसी को देख लीजिए। इसमें भी देखिए उसी तरह से अलंकरण किया गया है, लेकिन ये जो सूर्य मंदिर है देखिए इस तरह से व्हील बने हुए होते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, जो अभी हम आपको उड़ीसा वाला पढ़ा रहे थे ना, तो वहां पर देखिए इस तरह से व्हील बनाए जाते हैं और इस तरह से रथ के आकार के रूप में आपको ये कुछ मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी अलंकरण होता है ना, वो बहुत ही बारीकी से किया जाता है। जैसे कि हम आपको इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस हम आपको दिखाए थे, एक इमेजेस और कोई दिखा देते हैं। जैसे कि ये वाली इमेज हम आप लोग दिखाए थे, दोबारा से दिखा देते हैं, थोड़ी क्लियर एचडी में है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये
ये आपको नागर शैली की ही मूर्ति देखने को मिलेगी, लेकिन ये राजस्थान वाली नहीं है। ओके, तो देखिए ये जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आज हम गांव में हैं तो इस वजह से हमने इमेजेस डाउनलोड नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पर छोटा छोटा अलंकरण है, जैसे कि आप जो आभूषण है उन आभूषण में भी आपको देखने को मिलेगा कि अलंकरण किया गया है। और इसी तरह से आप लोग केस विन्यास देख सकते हैं, तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखा गया है। और देखिए आप लोग पीछे देख सकते हैं कि इस तरह से अलंकरण किया गया है। देखिए दीवालों पर जो फूल हैं, पत्तियां हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो फूल पत्तियों में जो बीच में रेसे होते हैं, उन रेसों को भी बहुत अच्छे से इन सैलों के ऊपर उकारा गया है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए, ये चीज आप लोगों के लिए देखनी है। ओके, तो ये थोड़ा सा इधर साइड से लगा देते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए नोट करना है। ओके, तो अभी हम थर्ड पॉइंट यहाँ पर नोट कर रहे थे कि ओके, राजस्थान के मंदिरों में अलंकरण पक्ष पर काफी जोर दिया गया है। अलंकरण पक्ष पर काफी जोर दिया गया है। इसी तरह से आपको चौथा पॉइंट नोट करना है, यहाँ गर्भगृह के सामने बने यहाँ गर्भगृह के सामने बने मंडपों में भारी संख्या में स्तंभों का निर्माण किया गया है। भारी संख्या में स्तंभों का निर्माण किया गया है। भारी संख्या में स्तंभों का निर्माण किया गया है। पांचवा पॉइंट आप लोगों के लिए लिखना है, सजावट एवं अलंकरण के लिए सजावट एवं अलंकरण के लिए कीमती पत्थरों का उपयोग कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया है। जैसे हम लोग अपने घरों में बहुत महंगी महंगी टाइल्स लगा लगा करके, पत्थर उत्थर की डिजाइन कटा करके हम लोग जैसे घर को सजाते हैं, उसी तरह से यहाँ के मंदिरों को बहुत बहुत कीमती 20 कीमती जो पत्थर थे उनमें कारीगरी करके, उनको स्पेशली मंगा करके उन पर कारीगरी करा करके सजाया गया है। ओके, पत्थरों का उपयोग किया गया है। जिस प्रकार, लिखिए आगे, जिस प्रकार सोने के आभूषणों में जिस प्रकार सोने के आभूषणों में सोने के सोने के आभूषणों में बारीक कारीगरी बारीक बारीक कारीगरी बारीक कारीगरी की जाती है बारीक कारीगरी की जाती है उसी प्रकार की बारीक कारीगरी यहाँ के मंदिरों में की गई है। उसी प्रकार की बारीक कारीगरी यहाँ के मंदिरों में की गई है, जिसे स्तंभ एवं छतों में स्तंभों एवं छतों में देखा जा सकता है। तो जो यहाँ पर स्तंभ है ना, स्तंभ के ऊपर भी देखिए, यहाँ पर वो इमेजेस तो नहीं है लेकिन मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। ओके, देखिए किस तरह से यहाँ पर अलंकरण किया गया। देखिए इस तरह से आपको स्तंभ देखने को मिलेंगे, तो स्तंभ में भी इस तरह से कमल बनाया गया। देखिए मुझे कमल यहाँ पर नहीं बना मिल रहा है, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से कमल, ये पुष्प लताएं, और फिर इस तरह से यहाँ पर इसको इस तरह से बनाया गया है। ओके, इस तरह से बढ़ते क्रम में इस तरह से मान लेते हैं स्तंभ में। ओके, और इस तरह से यहाँ पर भी नीचे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, स्तंभ इस तरह से बनाए गए। और जो पट्टियां हैं, इन पट्टियों पर इस तरह से बारीक कारीगरी, बहुत सारे अलंकरण, और बीच में इस तरह से मूर्तियां बहुत सारी बनाई गई हैं। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से मूर्तियां देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर भी ऊपर भी इस तरह से अलंकरण किया गया है इनके स्तंभों के ऊपर। और ऊपर जो छत होती है, ओके, उस छत पर भी आपको अलंकरण देखने को मिलेगा। और दीवालों पर तो भारी संख्या में बाहरी दीवालों पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, चलिए द्राविड़ शैली के जो स्थानीय स्तर पर जो मंदिरों का निर्माण पाल शासक, चोल शासक और विजयनगर के जो शासकों और नायकों के द्वारा जो मंदिरों का निर्माण किया गया था, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। आज के लेक्चर है वो यहाँ पर ही फिनिश किया जाता है, क्योंकि बैटरी बैकअप अभी ज्यादा नहीं दे पाएगी। अभी आप लोगों के लिए देखिए दिखा देते हैं यहाँ पर कितना देर बैटरी चलने वाला है। देखिए यहाँ पर 30%, सॉरी, ये देखिए 30% देखिए यहाँ पर बैटरी बचा हुआ है, और सिर्फ 29 मिनट ही चल पाएगा। और द्राविड़ शैली है वो ज्यादा देर काफी ज्यादा समय ले लेगी, लगभग में 1 से 1.5 घंटे का समय लेगी। ओके, तो लेक्चर यहाँ पर ही आज फिनिश करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है यहाँ पर गाँव में। अभी लाइट है वो रात में आती है और दिन में आती है, लेकिन मैं अभी शाम को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी रात का वक्त हो रहा है 11:15 पर। वैसे डेली लाइट आ जाती है 12 बजे तक।
ओके, तो अभी तो हम रात में पढ़ा भी नहीं सकते, मम्मी पापा सो रहे हैं तो वो लोग कहेंगे कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं अगर के। ओके, तो चलिए लेक्चर को यहाँ फिनिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से मेहनत से आप लोग पढ़ते रहें। जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश